Hello friends, I welcome you all on the pillars. So today we are going to start with lecture number 1. जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट कर दीजिए डायरेक्ट, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. Okay, this word electrostatic bifurcated into two words. ठीक है, the first one is charge. Electro stands for charge and static stands for like anything that doesn't change. Okay, with time. ठीक है, मतलब जो कभी टाइम के साथ जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है उसको स्टैटिक बोलेंगे. मतलब एट रेस्ट, लाइक समथिंग इज़ एट रेस्ट. तो इस वर्ड का मतलब क्या है? चार्ज एट रेस्ट. चार्ज इज एट रेस्ट. सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी आर गोइंग टू डील विद चार्जेस एट रेस्ट. सो जो हम फिनोमेना पढ़ेंगे कि चार्जेस एट रेस्ट, लाइक रेस्ट पे जो चार्ज होता है वो कैसा बिहेव करता है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम चार्ज के बारे में आ रहा है. तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? ठीक है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की या फिर मैटर की जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन होता है. ठीक है, फोर्सेस ऑफ लाइक दो चार्ज बॉडी होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या फिर रिपेल करती हैं. ये चार्ज पे डिपेंड करता है. तो एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की. ठीक है, चार्जेस आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर due to which it experiences a force of attraction or repulsion. ठीक है, तो किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है? चार्ज की वजह से. जैसे मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ऐसे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. ठीक है, अब तो चार्जेस क्या होता है? चार्जेस आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होते हैं चार्जेस, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ठीक है, ऑफ मैटर होते हैं जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है. अब हम पढ़ेंगे कि वो फोर्स कितना होता है. ठीक है, वो किसने बताया था? वो एक साइंटिस्ट हैं, कूलॉम्स. उसने दिया था. तो अब हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ. ठीक है, कूलॉम्स लॉ दिया था एक फिजिसिस्ट थे, चार्ल्स, उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम्ब. ठीक है, 1785 में इन साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था. इन्होंने बताया था कि अगर दो चार्ज बॉडी है तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट रेस्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉइंट चार्ज? जब कोई भी दो चार्ज, ठीक है, उनका जो लीनियर साइज है वो बहुत ज़्यादा
स्मॉल हो डिस्टेंस सेपरेटिंग दैम, ठीक है, जब उनके बीच का डिस्टेंस हो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो उन चार्ज के लीनियर साइज से, तो वो चार्ज को हम कंसिडर करते हैं एज अ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो व्हाट इज पॉइंट चार्जेस? व्हेन द लीनियर साइज ऑफ charges is very much smaller than the distance separating them. Okay, ठीक है। When the linear size of the charges is very much smaller than the distance separating them, then these charges are treated as point charges, ठीक है। हाँ, तो the force between 2 point charges Q1 and Q2 at rest, ठीक है, at rest is directly proportional to the product of charges, directly proportional to the product of charges and it is inversely proportional to the square of distance between them. जो फोर्स है ना दो पॉइंट चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के, बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। लाइक देखो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। हाँ, तो अगर हाँ इसके बाद क्या लिखा है? द फोर्सेज ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, सेंटर आएगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंटर्स टू चार्जेस। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ना वो ऑलवेज इनके लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग एक्ट करेगा, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स ऐसे एक्ट करेगा और इन दोनों लाइक वो उधर उस इस चार्ज पे इसकी वजह से ऐसे फोर्स होगा उधर, ठीक है, और इस चार्ज पे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये कूलॉम्स लॉ ने बताया था, ठीक है। अब हम इसको और अच्छे से देखते हैं, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। तो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ठीक है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के कांस्टेंट आ जाएगा K, ठीक है। इस K को क्या बोलते हैं? कूलॉम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। K की वैल्यू, K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एक और बात, अभी तक हम जो भी पढ़ेंगे ना वो सब फ्री स्पेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब हम फ्री स्पेस में पढ़ रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें हम मटेरियल में बात करेंगे, ठीक है, मैटर स्पेस में बात करेंगे, मतलब मटेरियल में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम फ्री स्पेस में पढ़ रहे हैं। तो 8.85 एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी
और 8.85 में 10⁻⁻12। इसकी यूनिट्स क्या होती है? इसकी यूनिट्स होती हैं न्यूटन इनवर्स, मीटर -2 और कूलम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? ऐसे ये सब ऐसे यूनिट में है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन और मीटर, और आर जो है डिस्टेंस को तो मीटर में देखते हैं, और कूलम क्या है? चार्जेस को हम कूलम में देखते हैं। ठीक है, कूलम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म में क्यों पढ़ते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें इसका वेक्टर फॉर्म भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लिखो, कंसीडर टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 and Q2 having position vector R1 and R2। ठीक है, देखो, कंसीडर 2 चार्ज पार्टिकल जिनका पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दे रखा है ये पोजीशन वेक्टर। हाँ, अब Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसे लगेगा, रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, ये हो जाएगा F21। और इसको ऐसे ही Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से वो इधर लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड F12 इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अब ये दो पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं R12 लिख देती हूँ, जो कि होगा R2 - R1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ हो जाएगा वेक्टर का। ठीक है, अब अगर मैं F21 को कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा? देखो, उसके लिए मेरे को एक यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स वेक्टर को डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। क्या होता है यूनिट वेक्टर? देखो, जैसे कि ए वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ ए वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर हमेशा एक वेक्टर के अलोंग हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है यूनिट वेक्टर, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगी, मतलब देखो, ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और ए कैप। इसका मैग्नीट्यूड F21 का मैग्नीट्यूड एंड ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं दे देती हूँ नाम R21 कैप, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको दे देती हूँ R12 कैप। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद R12 है, ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R12, ये क्या है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, R12 को मैं, इसका मैग्नीट्यूड है ना, उसको मैं R के इक्वल लिख दे रही हूँ। ठीक है, कोई एक वेक्टर R मान रही हूँ, उसके इक्वल लिख दे रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? R12 F21 क्या हो जाएगा? कूलॉम्स लॉ से इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज R12 का स्क्वायर। ठीक है, और R21 का कैप। और इसको मैं क्या लिख रही हूँ?
के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और R कैप को R21 कैप को लिख रही हूँ मैं R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है मैंने, R12 है ना, R12 जो है R12 उसको मैंने ये लिखा, ठीक है, और R12 और एक यूनिट वेक्टर लिया R21, ठीक है। R21 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, R21 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा, टेक्सचर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो F21 को मैं ये लिख सकती हूँ, F21 हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, K1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये हो गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारे F21 निकाल दिया, हमने F21 निकाल दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे F12। ये ऊपर से मिटा दूँ, लिख लिया होगा, ये भी लिख लिया होगा। अब हम लिखेंगे F12। F12 क्या होगा, F12 क्या होगा, F12 मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर ऑफ F12, ठीक है। F12 का देखो मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम ही रहेगा, हम लिख लेते हैं फिर भी, के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। R12 को हमने क्या लिखा था, के Q1 Q2 R2 माइनस R1 का स्क्वायर। हाँ देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो ये यूनिट वेक्टर है R21 कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12 कैप ही होगा ना, ये नहीं होगा क्योंकि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको माइनस में लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ R21 कैप। ये F12 और F21 इसको अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, इसको और इसको हम यहाँ पे कंपेयर करें इस टर्म में, तो बिल्कुल सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है। तो F12 इज़ व्हाट, F12 इज़ नेगेटिव ऑफ F21, मतलब फोर्स इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट है इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो यही मैं तुम्हें बताना चाहती थी। अब कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। क्या कि देखो अभी हमने जो सॉल्व किया था ये ऐसे आया था कि फोर्स F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। तो इसका मतलब क्या है कि कूलॉम्स लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर विच लॉ, किस लॉ को ट्रू कर रहा है ये, इक्वल एंड अपोजिट है। फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। कूलॉम्स लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो लाइक चार्जेस होंगे वो ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, जैसे माइनस 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 ये रिपेल करेंगे, ठीक है। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 मस्ट बी वेरी लार्ज कंपेयर टू द लीनियर साइज ऑफ द चार्जेस।
इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि द पॉइंट चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 मस्ट बी वेरी लार्ज, ये है लार्ज, कंपेयर टू द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज, ठीक है। द चार्ज शुड बी पॉइंट चार्जेस, मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। एंड फोर्थ पॉइंट इज द चार्जेस Q1 एंड Q2 मस्ट बी स्टैटिक। जो चार्ज Q1 एंड Q2 है ना वो स्टैटिक होने चाहिए, मतलब वो रेस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेना। तो अब हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अभी तक जो हमने फोर्स निकाला था वो 2 चार्जेस के लिए था, ठीक है। अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो क्या होगा, ठीक है। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो हमें नेट फोर्स बताता है, रिजल्टेंट फोर्स बताता है, ठीक है। क्या होगा कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, एक सिस्टम है, ठीक है, मुझे उसमें से एक पे चार्ज निकालना है, ठीक है। तो मैं उस चार्ज पे सारे चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल के उनका वेक्टर सम कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, इफ़ देयर आर n चार्जेस Q1 Q2 to Qn लोकेटेड एट R1 R2 एंड टिल R1, ठीक है। तो Q1 Q2 एंड सो ऑन चार्जेस हैं, ठीक है, वो लोकेट हैं R1 R2 R3 R4, ठीक है। उनका पोजीशन वेक्टर है। द रिजल्टेंट फोर्स F ऑन चार्ज Q, तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q, उसमें एक चार्ज है Q, उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा लोकेटेड एट R, और वो R पोजीशन वेक्टर पे लोकेट है, इज अ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन Q बाय ईच ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स का वेक्टर सम होगा ना, उसको लाइक वो नेट फोर्स होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। अब हम इसे करके देखते हैं। देखो जैसे कि सेकेंड, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे ये Q1 है, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर है, वन सेकेंड, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं Q2 मान लेती हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। और ऐसे में Q1 मान लेती हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर है Rn, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस है, Q3 भी है, Q4 भी है, ऐसे यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर है R। तो मुझे Q पे फोर्स निकालना है सारे चार्जेस की वजह से, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। देखो मैं सिर्फ Q और Q1 को देखती हूँ, ठीक है, Q और Q1, इसका Q का पोजीशन वेक्टर R है और Q1 का है R1। तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये जो इन दोनों को ज्वाइन करके ये वेक्टर क्या होगा, R माइनस R1, ठीक है, R माइनस R1 होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 क्या होगा, इसको मैं F1 नाम दे रही हूँ। फोर्स ऑन F1 क्या है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, ये हो जाएगा K Q1 डिवाइड R माइनस वेक्टर फॉर्म हम लिख रहे हैं, ठीक है, का क्यूब R माइनस R1, ठीक है, ये होगा। ऐसे हम अगर मैं फोर्स F2 निकालूँ तो होगा K Q2 डिवाइड R माइनस वेक्टर आएगा R माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ पे एक वेक्टर आएगा R माइनस R2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये रब कर देती हूँ, ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पॉज करना वीडियो को और फिर लिखना, ठीक है। ये Fn होगा और ये क्या होगा, K Q Qn डिवाइड
आर माइनस आर एन का क्यूब आर माइनस आर एन, ठीक है, ऐसे होगा। ये मैग्नीट्यूड का साइन है, ठीक है, समझना, ये तो मैग्नीट्यूड का साइन है, ठीक है। तो अब सारे फोर्सेस का सम है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो नेट फोर्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू क्या होगा? इसको मैं एफ से डिनोट कर देती हूँ। क्या होगा? सारे फोर्सेस का सम F1 प्लस F2 प्लस F3 की वजह से भी कुछ होगा Fn, ठीक है। अब ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू सारा के Q1 R माइनस R1 का क्यूब R माइनस R1, ठीक है। ऐसे ही F2 का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर F1 का लिख देंगे के क्यूब Q1 डिवाइड R माइनस RN R माइनस RN, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्या? देखो के क्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है? ये तीनों टर्म्स चेंज हो रही हैं। तो समेशन साइन जानते हो, मतलब सबका एक पूरे एक्सप्रेशन को हम एक समेशन में लिख देंगे, ठीक है। समेशन मतलब होता है सम करना, ठीक है, सारी क्वांटिटीज़ का सम करना, ठीक है। तो ये समेशन कहाँ से कहाँ तक है? i इज इक्वल्स टू 1 से i इज इक्वल्स टू n तक है, 1 से n तक है ना, वो है ना। और फिर क्या है? q i r माइनस r i, और ये हो जाएगा r माइनस r i का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फोर्स अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है। यहाँ इसके बाद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ तक हो गया फोर्स वाला पार्ट, ठीक है। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 इक्वल चार्जेस ईच हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻⁶। 3 चार्जेस हैं और सबके पास जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁻⁶, आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 3, 4 एंड 5, ठीक है। सॉल्यूशन है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, उस पे 3 चार्जेस रखे हैं, ठीक है। साइड क्या है? 3, 4, 5। 5 जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगा सबसे बड़ा, 4 एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इन पे तीनों पे चार्जेस रखे हैं, इक्वल हैं। क्यू चार्ज मान लेती हूँ मैं, स्मॉल क्यू चार्ज, और इस पे ये तीनों चार्जेस इक्वल है। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर। तो जो राइट एंगल कॉर्नर पे जो चार्ज होगा ना, उस पर फोर्स बताना है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले हम सब पे अलग अलग से फोर्स निकालेंगे, फिर उनको वेक्टर सम कर देंगे, उनका वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखो ये चार्ज की वजह से देखूँ, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स निकालूँ, तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्स लगेगा, इसको मैं नाम F1 अगर दे दूँ, ठीक है, ये F1 फोर्स है। और इसके अलोंग अगर फोर्स निकालूँ तो ये हो जाएगा F2, ठीक है। ये ऐसे फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से, ये इसको मैं F2 मान बोल देती हूँ, ठीक है। इसकी वजह से नीचे लगा, इसकी वजह से यहाँ पे लगा, ठीक है। तो हमने फोर्स हमने बता दिया कि किस किस डायरेक्शन में लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स F1 और F2 को निकाल लेते हैं एक बार। F1 क्या हो जाएगा कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो के है 9 × 10⁻⁹ लिखवाया था ना मैंने, ठीक है। और चार्ज है ये 2 × 10⁻⁶ एंड इंटू 2 × 10⁻⁶, ठीक है। और आर दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर। आर है इधर 3 सेंटीमीटर, विच मीन्स 3 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। मीटर में हम ले रहे हैं MKS यूनिट्स, तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 है।
अब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 36 इंटू -3 डिवाइड 9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, F1 हमारा निकल गया 40 न्यूटन। अगर मैं ऐसे F2 निकालूँ तो क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है इधर, तो हो जाएगा K हमारा वही वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, चार्ज हमारा वही है 2 इंटू 10⁻⁶ और 2 इंटू 10⁻⁶, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4, यानी कि मीटर में ले लेंगे इसको हम 4 - 2। ठीक है, ठीक है, तो ये जाएगा 36 इंटू 10⁻³ डिवाइड 16 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 10, तो हो जाएगा 2 तो ये जाएगा 22.5 न्यूटन। ठीक है, F1 आ गया हमारा इतना, F2 हमारा आ गया इतना। अब हमें तो रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर हैं, अगर कोई भी दो वेक्टर हैं ऐसे, ठीक है, तो इसका जैसे ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या होता है? इसका रिजल्टेंट हमने पढ़ा हुआ है ना। इसका रिजल्टेंट अगर मैं निकालूँ तो रिजल्टेंट क्या होता है? A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा, ठीक है, का अंडर रूट, ये होता है रिजल्टेंट। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता हो ना तो ये लिख लेना। ठीक है, कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो उनका रिजल्टेंट हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी इधर क्या है कि इधर F1 और F2 वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। ठीक है, 90 है ना, क्योंकि देखो ये यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम देख सकते हैं 90 होगा। ठीक है, तो इधर हमारे रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा इन दोनों के कहीं बीच में होगा रिजल्टेंट, और उसका वैल्यू क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स का? ये मैं यहीं पे कर देती हूँ। ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसका अंडर रूट, इन सब का अंडर रूट। हाँ, तो ये आ जाएगा F1, देखो F1 हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 22.5 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे cos जो थीटा है, थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ पे cos 90 है। cos 90 क्या होता है? 0, तो ये वाली टर्म पूरी 0 है ना, तो इसे हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, ये तुम लोग सॉल्व करना और मेरे को बताना कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से मैं इसे करती हूँ एक बार अपने फ़ोन से कैलकुलेट। तो ये आ गया 45.9। ठीक है, तो देखो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस ना सॉल्व करने आने चाहिए। ऐसे पॉलीगन्स बना बना के तुमको क्वेश्चन दे देंगे और तुम्हें ये सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। ठीक है, देखो हमें ना हर टाइप के क्वेश्चन से डील करने की टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। 2 पार्टिकल्स A and B हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस। दो पार्टिकल हैं, उनके चार्जेस हैं 8 × 10⁻⁶ कूलम एंड -2 × 10⁻⁶ कूलम respectively are held fixed with a separation of 20 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 20 सेंटीमीटर। Where should a third charge particle be placed so that it doesn't experience a electric force? तो अब दो चार्जेस हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं A एंड B। एक का चार्ज है 8 × 10⁻⁶ कूलम,
दूसरे का है -2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को प्लेस करना है, तो उसको कहाँ पर प्लेस करें कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़ीरो हो, उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो मैं एज्यूम करती हूँ कि मैंने उस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस किया, सी चार्ज पार्टिकल को एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम b। ठीक है, इस पॉइंट पे प्लेस्ड किया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो कब होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स जब ज़ीरो होगा जब दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे फोर्स है जो नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा हो। ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो कब होगा कि जब एक की वजह से अट्रैक्टिव, एक की वजह से रिपल्सिव फोर्स हो, मतलब एक की वजह से इधर फोर्स हो और एक की वजह से इधर फोर्स हो। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा तब वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो मैंने माना कि इस पॉइंट सी पे चार्ज रखा है और x डिस्टेंस पे है b से, और इस पे जो फोर्स है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो सिंस द नेट फोर्स on charge particle placed at C is 0, और I can say that equal and opposite at point C। तो दोनों फोर्स इक्वल हैं, तभी उस पॉइंट पे फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा। तो मैं ए की वजह से निकालती हूँ और बी की वजह से फोर्स निकाल कर उन दोनों को इक्वल कर देती हूँ। ठीक है, तो ए की वजह से सी पे फोर्स क्या होगा? ए की वजह से जो सी पे फोर्स होगा उसको मैं F1 मान लेती हूँ, F मान लेती हूँ, या फिर FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ठीक है, ये मान लो आप, और फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ लगाएंगे, और इसका जो मैं चार्ज है वो Q मान लेती हूँ। ठीक है, सी पार्टिकल को जो चार्ज इसको मैं Q मानती हूँ, तो हो जाएगा 4 कूलॉम्स लॉ से K Q, एक ए पे चार्ज क्या है 8 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 20 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो सी बी फोर्स होगा, सी बी के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा K Q, बी पे कितना चार्ज है -2 हम लेंगे, हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर ली है, क्योंकि तभी तो हमने उन दोनों को इक्वल लिया है। ठीक है, -6 डिवाइड x का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x। ठीक है, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, वी आर लेफ्ट ओनली विद, एंड दिस टर्म इज ऑल्सो कैंसिल, 10⁻⁻6। अब इसको मैं मेरे पास सिर्फ रह गया है 8/20 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/x²। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ आगे। तो ये हो जाएगा, ये नीचे 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हो जाएगा 20/x का होल स्क्वायर डिवाइड x², 8/2 इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, 20 + x का होल स्क्वायर बाय x²। अब इसको मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 20 + x का। अभी इसको तो तुम सॉल्व कर लोगे, है ना, मैं आगे कर देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको 20, मैंने अंडर रूट लिया है दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 2x, हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो c को हम b डिस्टेंस से 20 सेंटीमीटर पर जब हम प्लेस करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उस टाइम पे 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके चारों कॉर्नर्स पे अच्छा सा स्क्वायर बनाओ। एक स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज है। ठीक है,
और उसके सेंटर पे एक और चार्ज है, माने ये इसका सेंटर है, इस पे एक और चार्ज Q है, तो इस Q पे इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है कितना होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q। ठीक है, Q कहाँ पे, सेंटर पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो जितने भी पॉलीगन्स होते हैं ना, एन साइडेड पॉलीगन्स, एन साइडेड मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक 3 4 5 6 7 8 7 साइडेड, 8 साइडेड पॉलीगन, अगर सिमेट्रिक अरेंजमेंट हो, मतलब चार्जेस जो हो सारे कॉर्नर्स पे सेम हो और एक बीच में सेंटर पे चार्ज हो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दिया जाए, तो हमेशा ज़ीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो इस पर मैं बताती हूँ कैसे। देखो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, वो उसको ऐसे रिपेल करेगा। ठीक है, ऐसे इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो उसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा दोनों को। तो अब देखो इन दोनों का जो रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो ये और ये डिस्टेंस सेम है, ये डायगोनल का हाफ ही तो है, तो जो हमारा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, R जो है वो सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, तो सब कुछ ही सेम है, Q बाय R क्या हो जाएगा, ये होता है √2a। देखो अगर मैं इसको A मानूँ, इसको A मानूँ, ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकालते हैं ना, डायगोनल हो जाएगा हमारा √2a। और इसका मैं अगर हाफ करूँ, ये हाफ में होगा, तो हाफ क्या हो जाएगा, √2a/2 इक्वल्स टू √a/√2। ठीक है, अगर मैं इसको AB मानूँ, तो ये AB हमारा ये डिस्टेंस निकल गया, और ये O पॉइंट है, ये AO डिस्टेंस निकल गया। AO भी यही डिस्टेंस है और BO भी यही डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सब कुछ सेम होगा, ये वाले फोर्स के लिए भी यही निकलेगा, ये वाले फोर्स के भी यही निकलेगा। तो इक्वल फोर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको निकालूँ तो ये भी रिपल्सिव फोर्स, ये भी रिपल्सिव फोर्स, ये फोर्स भी कैंसिल हो जाएंगे, कोई फोर्स ही नहीं बचा, रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो, काम ख़त्म, फोर्स इज ज़ीरो। ठीक है, सेंटर पे फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम कोई भी फिगर लो, कोई भी, ठीक है, कोई भी, उसमें तुम्हारा जो फोर्स होगा ना वो सेंटर पॉइंट पे ज़ीरो ही होगा। हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी लेना है वो सब लो, अगर सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, ठीक है, तो फोर्स ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, देखो मेरे साथ साथ लिख लो, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मास चार्ज Q आर सस्पेंडेड at a common point by 2 thread of negligible mass and length. Show that
एट इक्विलिब्रियम the inclination angle alpha of each thread to the vertical is given by q square is equals to 16 pi epsilon naught mg l square sin square अल्फ़ा tan अल्फ़ा। ये शो करना है, ठीक है, व्हेन अल्फ़ा इज वेरी स्मॉल तो जब अल्फ़ा बहुत स्मॉल होगा तो क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल स्क्वायर होगा रिलेशन। ये हमें शो करना है। तुम लोग लिखो, मैं मार्कर में इंक भरती हूँ। देखो थोड़ा लाइट है, लाइट दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने इंक फिल किया है मार्कर में, तो मैं एक बार बोल देती हूँ, कुछ डाउट हो ना तो लिख लेना। 2 point charges of equal mass charge q, equal mass and charge q are suspended at a common point by 2 threads of negligible mass and length। 2 point charge है, ठीक है, वो एक थ्रेड से जिसका मास नेग्लिजिबल है एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, ठीक है। हाँ, इनका मास m है और चार्ज q है। इनका मास m है एंड चार्ज q है, ठीक है। नाउ शो दैट एट इक्विलिब्रियम द इंक्लिनेशन एंगल अल्फा ऑफ ईच थ्रेड टू द वर्टिकल इज गिवन बाय, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ अल्फा। देखो थ्रेड के साथ जो इंक्लिनेशन एंगल है ना विद वर्टिकल, वो अल्फा इज गिवन बाय, तो ये वाला रिलेशन वो शो करता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे हम इसको शो करेंगे? देखो जनरली क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ये उसमें इनमें होता कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, बस तुम्हें क्या करना है कि पहले जैसा दिया है क्वेश्चन में ऐसा तुम्हें सब कुछ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने इन चार्जेस को ऐसे क्यों बनाया, दूर दूर ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये दूर दूर होंगे, ठीक है। पेंडुलम वाला जैसा सिचुएशन होता है ना, ऐसा ही है, लेकिन ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे मूव नहीं कर रहे, हार्मोनिक मोशन नहीं हो रहा है इनमें, ठीक है। तो अब ये है अल्फ़ा एंगल वर्टिकल के साथ इंक्लिनेशन एंगल, और इनका लेंथ है एल एल, स्ट्रिंग का लेंथ है, यानी थ्रेड का लेंथ है एल एल, ठीक है। तो अभी इक्विलिब्रियम बोला है, शो दैट एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, देखो इसमें एक लगेगा mg डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, एक इसमें mg डाउनवर्ड फोर्स लगा, ठीक है, और ये दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा F, यहाँ पे सेम फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक और mg है ना। और थ्रेड में क्या होता है, टेंशन लगता है, टेंशन, ठीक है। ये हमारे फोर्सेस हो गए। अब हम क्या करते हैं कि डाउनवर्ड फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करते हैं ताकि हमारे पास कोई रिलेशन आए, ठीक है। तो अभी देखो जो ये टेंशन वाला फोर्स है ना, इसके ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, एक तो होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है,
तो ये अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँ एक रो यहाँ पे, तो लाइन, ठीक है, तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, है ना, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो ये टेंशन है, तो अल्फ़ा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा टी साइन अल्फ़ा, ठीक है। सेम केस इसी में होगा, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं इसे, एट इक्विलिब्रियम f is equals to t sin of alpha and mg is equals to t cos of alpha। देखो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं दोनों, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ये इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हमने इक्वल करा, ठीक है। और ऐसे ही ये दोनों फोर्सेस, इनको हमने इक्वल किया, ठीक है। ये वो इक्वेशन 1। अगर ऐसे नहीं समझ आया, मतलब अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में जितने फोर्स है सबको इक्वेट कर दो, और वाई एक्सिस में जितने फोर्स है सबको इक्वेट कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा। अब इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 1/2, तो ये हो जाएगा F/mg इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा, और टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा F/mg इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा, ठीक है। अब हमें निकालना है F, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स है Q में, तो Q1 Q2 इज Q स्क्वायर डिवाइड डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सोचो। देखो इन दोनों का डिस्टेंस हम निकाल देंगे अपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। देखो ये वाला जो होगा ये होगा बेस, ये हम एक पूरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इसको मैं नाम दे देती हूँ OAB पॉइंट, ठीक है, ये B पॉइंट है। अब ये ट्रायंगल बन जाएगा OAB, ठीक है। कहाँ पे सॉल्व करूँ, देखो यहाँ पे कर देती हूँ, इन ट्रायंगल AOB हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, मतलब पूरी ये निकालनी है, अभी हम इसका आधा निकाल लेते हैं। तो AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, L इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा, AB इज इक्वल्स टू L साइन ऑफ अल्फा, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर मैं इस पॉइंट को C बोलूँ तो BC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L साइन अल्फा, है ना, ये होगी। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर में 12 साइन अल्फा का होल स्क्वायर, यानी कि 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर जगह नहीं है, ये लिख लेना, ठीक है। अब हम फोर्स को इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, KQ स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे mg भी है, साइन ऑफ tan ऑफ अल्फा, इसमें से हम Q लेंगे। देखो चार्ज Q है, मैंने Q लिख दिया, स्मॉल q, इसको आप Q कंसीडर कर लो, ठीक है, Q, यहाँ पे भी Q लिख लेना, कैपिटल Q है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, हमें ये शो करना था ना, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mgL स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा tan अल्फा, tan ऑफ अल्फा, ये अलग है, ठीक है। और डिवाइड बाय के क्या होता है, कूलॉम्स कांस्टेंट के, और ये क्या होता है 4/ε0, ठीक है। ये मैं रब कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आई होप ही लिख लिया होगा सबने अब तक तो।
ठीक है, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1/4πε0, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4πε0 यानी कि 16πε0 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा tan अल्फ़ा। ये हमें शो करना था, हमने कर दिया। ठीक है, और जब अल्फ़ा बहुत छोटा होगा, व्हेन अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, जब अल्फ़ा बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से अल्फ़ा जब बहुत छोटा होता है तो क्या होता है, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा एंड tan अल्फ़ा। ठीक है, मतलब जब बहुत छोटा एंगल होता है ना तो साइन एंगल वो इसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 16πε0 mg l स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा से आएगा अल्फ़ा स्क्वायर और इससे आएगा अल्फ़ा, तो हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब, और हमें अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ पे देखो, अल्फ़ा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 16πε0 mg l स्क्वायर, इसका पावर 1/3, यही तो शो करना था। ठीक है, बस देखो कॉन्सेप्ट कहाँ था, कॉन्सेप्ट इतना था, बाकी आगे कैलकुलेशन था। ठीक है, तो ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर कोई भी, जैसे कि एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या फिर एमएससी के बाद एग्ज़ाम होगा, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, वो तुम लोग ट्राई करना। ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ, ठीक है, 4 प्रॉब्लम्स हैं, ओनली 4 प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सॉल्व करके रखना और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, लेट्स मेक द सेशंस इंटरेक्टिव सो दैट मेरे को पता रहे कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू।